हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेस। क्यों पढ़ेंगे टॉपिक पहले कनेक्ट करो, ठीक है, समझो, से रिलेट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉडली वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो उन सोर्सेज में कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है जिनसे हमें पता चलता है कि इंटीरियर कैसा है अर्थ का, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है जिनसे हमें पता चलता है कि इंटीरियर कैसा है। डायरेक्ट सोर्सेज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो जिसमें आपने क्या देखा कि माइनिंग जो एक्टिविटीज होती है उससे हमें पता चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। माइनिंग के बाद में जैसे अगर आप दूसरी चीज देखोगे तो क्या कह सकते हैं, सरफेस रॉक्स जो है वो हमें एक आइडिया दे देती है, वॉल्केनिक इरप्शन हमें एक आइडिया दे देते हैं कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है। चलो वो तो डायरेक्ट सोर्सेज हैं। अभी इनडायरेक्ट सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना कि दीज आर सम ऑफ द इनडायरेक्ट सोर्सेज। मतलब जो आपको डायरेक्टली आके, देखो डायरेक्ट सोर्सेज भी आके बोल नहीं रहे हैं आपके कान में, लेकिन वो क्या आप डायरेक्टली एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट सोर्सेज में आप क्या लगाते हो, एस्टिमेट्स लगा लेते हो कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा इंटीरियर, ठीक है। आपने बोल दिया कि बी है तो बी के पहले ए होगा शायद, क्लियर है। तो उस तरह से क्या है, आप एस्टिमेट्स लगाते हो और वो जो सोर्सेज रहते हैं जो डायरेक्टली आपको कह सकते हैं कि फिजिकली आप जिनको देख के नहीं पता लगा पा रहे, बस कुछ एस्टिमेट्स लगा पा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में से पहला सोर्स क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस मेड आउट ऑफ डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेस को ऑब्जर्व करके आप पता लगाते हो तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, वो एक इनडायरेक्ट सोर्स हो जाता है। जैसे एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियो अर्थ थर्मल यानी गर्मी और ग्रेडियंट मतलब किस तरह से, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, एक रेट होता है। वो रेट जो आपको ये बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाओगे तो किस रेट से टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि एक एवरेज लेके चलें तो मतलब मीन टेम्परेचर जो रहता है तो 25 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर नीचे जाओगे 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस लगाई गई है, समझना अच्छे से चीजों को। क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे यहां पे मान लो कितना टेम्परेचर है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सरफेस पे है तो 1 किलोमीटर अंदर जाओगे आप, तो यहां पे 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में टेम्परेचर जो है तो मीन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्लस हो जाएगा, तो 25 और 20 ये 45, तो यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। और 1 किलोमीटर चले जाओगे तो 25 और बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, अब ऐसे आपने जा के नहीं देखा है, लेकिन आप 1 किलोमीटर जब अंदर गए, जैसे माइनिंग, मैंने आपको बताया गोल्ड माइंस है अफ्रीका में, तो वो गोल्ड माइंस में जब आप नीचे गए ना तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस बनाए गए डायरेक्ट सोर्सेज से। माइनिंग एक डायरेक्ट सोर्स था, माइनिंग करते हुए लोग अंदर गए तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यार क्या ऑब्जर्व करा, वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी that temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depths, ठीक है। तो आप जैसे गहराई में जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ये हमने कहां ऑब्जर्व किया, ये माइनिंग में ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है। जब हम माइनिंग कर रहे थे तब हमने ऑब्जर्व किया, वी नो थ्रू दी माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है, क्लियर हुआ ये। तो इस तरह से क्या है, आपने डायरेक्ट सोर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस किया और उससे आपको इंटीरियर के बारे में पता चलता है, आपने एक पैटर्न पढ़ लिया, क्लियर। आगे देखो क्या है, मोरओवर इट इज आल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस विद द डेप्थ। अब आपने जब नीचे से मटेरियल माइनिंग के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कि जब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो जो लावा बाहर आया, तो उस समय पता लगा कि नीचे के अंदर जो मटेरियल है ना इंटीरियर में, उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा ऑब्जर्वेशन बन गया क्या, कि इट इज ऑल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेस विथ डेप्थ। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ चेंज है ये हमने एनालाइज कर लिया। जैसे प्रेशर, मैंने आपको कहता है थर्मल ग्रेडियंट, मैंने आपको एक वो बता दिया कि हाँ थर्मल ग्रेडियंट रेट क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस रेट से टेम्परेचर बढ़ता है। 25 डिग्री सेल्सियस विथ एवरी किलोमीटर ऑफ डीपर डेप्थ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्लियर है। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक। एक सोर्स तो ये हो गया, ये इनडायरेक्ट सोर्स की कैटेगरी में आ गया। दूसरे और क्या इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए, तो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मीटियोर्स दैट एट टाइम्स रीच ऑन अर्थ। अभी अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे चौकन्ना से हो गए होंगे कि अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। ये जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं आप, ये इंटीरियर की बात कर रहे हो, लेकिन अभी ये पॉइंट क्या लिखा है कि जो आसमान से मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, जो मीटियोर्स आते हैं, जो मीटियोर गिरते हैं ना जमीन पे, उन मीटियोइड से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अर्थ के इंटीरियर से उन मीटियोइड्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, सवाल ये आएगा ना। बट इट इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वो मीटियोइड जो आ रहा है, जैसे आप यहां देखो, ठीक है,
ये वाला देखो, तो अब क्या हो रहा है, ये मीटियोइड्स तो बाहर से आ रहे हैं और ये अर्थ पे आके गिर रहे हैं ऊपर से धड़ाम से। तो अब ये मीटियोइड्स हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये मीटियोइड्स आपको जो है अर्थ के इंटीरियर की ही इंफॉर्मेशन देंगे। वो कैसे देंगे चलो समझते हैं हम, ठीक है। तो द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोइड्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो मटेरियल है ठीक वैसा ही मटेरियल जो आसमान से मीटियोइड्स धरती पे गिर रहे हैं, ओशियन पे गिर रहे हैं, दोनों का मटेरियल सेम होता है, दोनों का मटेरियल सेम होता है। मटेरियल क्यों सेम होता है देखो, तो दे आर सॉलिड बॉडी डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। तो जो आपने पिछले चैप्टर में प्लैनेट फॉर्मेशन वगैरह पढ़ के आए हो, तो अर्थ कहां बना है, अर्थ भी स्पेस में ही बना है, ठीक है। ये मीटियोर्स कहां बने होंगे, ये मीटियोर्स भी स्पेस में ही बने होंगे। अब बस फर्क ये रह गया कि अर्थ एक पूरा फुल ग्रोन प्लैनेट के फॉर्म में डेवलप हो गया और ये मीटियोर भी उस बनने वाली प्रोसेस में थोड़े थोड़े टुकड़ों की तरह रह गए, ठीक है। तो दोनों जब बने स्पेस में एक ही प्रोसेस से हैं, तो दोनों का बनाने का तरीका भी एक जैसा ही रहा होगा, ठीक है। मतलब दोनों का बनने का तरीका भी एक जैसा रहा होगा, दोनों के अंदर जो मैटर होगा वो भी एक जैसा होगा, और ये पाया भी गया जो ऊपर से गिरा उसका मटेरियल और अर्थ का मटेरियल एक जैसा है, ठीक। तो इस सेंस में क्या है, हम मीटियोर की स्टडी करेंगे तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ अर्ली टाइम में जब फॉर्मेशन हो रहा था तो इनके इंटीरियर में ये रहा होगा, ठीक है। तो मीटियोर्स भी क्या है, एक तरह से अर्थ का ही एक हिस्सा कह लो जो अर्थ में नहीं जुड़ पाया था, स्पेस में था, वो बाद में अर्थ पे गिरा, ठीक है। तो वो अर्थ के मटेरियल के बारे में हमें बताता है। क्लियर हुआ ये? तो इस तरह से दूसरा इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स दैट एट टाइम्स रीच द अर्थ। क्लियर हुआ? अब आगे देखो अगला क्या है, अगला ये है the other indirect sources include gravitation, magnetic field and seismic activity। ठीक है, नाम समझना अच्छे से कि ये कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो अर्थ पे काम करती है, और ये फोर्सेस किसी को दिखती नहीं है, ये फोर्सेस फील होती है, दिखती नहीं है, लेकिन ये सोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं ये एक सोर्स बन जाती है अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। कैसे समझाते हैं, देखो क्या क्या लिखा है, the other indirect sources include gravitation। ठीक है, कुछ जो दूसरे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो ग्रेविटेशन हो गया एक, ठीक है। अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी को तो हम पूरे चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ेंगे अर्थक्वेक वगैरह के फॉर्म में। ग्रेविटेशन को समझो और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन ने एक तरह से जैसे आप देखोगे तो अर्थ की एक अपनी ग्रेविटी है, सन की एक अपनी ग्रेविटी, सबकी अपनी ग्रेविटी होती है। हम कूदते हैं ऊपर तो हम ऊपर क्यों नहीं जाते, नीचे क्यों आ जाते, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी वो हमें होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो अब अर्थ की ग्रेविटी कहां से आती होगी पता है, अर्थ की ग्रेविटी अर्थ का जो इंटीरियर में जो मटेरियल, अर्थ का जो कोर है ना, वो मेटेलिक कोर जो है, तो वो हमें खींचता होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जैसे अगर आप देखोगे ये बच्चे ने बॉल फेंकी तो बॉल नीचे ही क्यों जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, सवाल बनता है ना। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से अगर आप देखोगे, जानोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कहां पे। जैसे आगे अगर हम पढ़ते हैं, ग्रेविटी को ही लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी से सिंबलाइज की जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस, डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। तो जैसे ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस पर अगर आप अलग अलग लैटिट्यूड्स देखोगे, अलग अलग ये लैटिट्यूड्स देखोगे, ठीक है, तो इन लैटिट्यूड्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रेविटेशन पोल पे अलग है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल पोल जो है वो इक्वेटर पे अलग है, ठीक है। तो इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। समझ में आया? इक्वेटर पे ग्रेविटी उतनी मजबूत नहीं रहेगी जितनी पोल पे है। पोल पे आप और ऊपर नहीं कूद पाओगे, इक्वेटर पे फुटबॉल मैच चलेगा तो फुटबॉलर ज्यादा कूद जाएगा हेडर मारने के लिए, पोल पे उतना नहीं कूद पाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इक्वेटर। और ऐसा क्यों होता है वो भी समझा देता हूं, देखो। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। समझना क्या हो रहा है, देखो बड़ी मजेदार चीज है, इसको थोड़ा सा क्या है आपको विजुअलाइज करना होगा, तब चीजें और अच्छी तरह से आएगी समझ में। क्लियर? कि आप ये अर्थ को देखते हो, अर्थ क्या है, जियोइड फॉर्मेट में है थोड़ा सा, ठीक। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर जैसे आप देखोगे, सेंटर मतलब ये ऐसा पूरा ये अंदर वाला सेंटर बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोर बता रहा हूं, ये वाला सेंटर कोर जो है। तो कोर में क्या होता है, कोर से अगर आप देखोगे तो कोर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन ये कोर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस ज्यादा है। अब क्या होता है कि ग्रेविटी को स्ट्रांग बनाने में कोर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब क्या होता है कि पोल से डिस्टेंस कम है तो यहां पे ग्रेविटी और स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। स्ट्रांग रहेगी किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर और कोर के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो वहां पे ग्रेविटी थोड़ी कमजोर हो गई है। यही चीज जैसे अगर आप क्या हो गया, आउटर स्पेस में चले गए, जहां पे अर्थ की ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, समझना, अर्थ की ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया स्पेस में, तो स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, तैरते रहो, आपको कोई ऊपर गए तो ऊपर ही ऊपर, नीचे आया तो नीचे ही नीचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कोर से और दूर हो गया ना, ये खेल रहता है पूरा।
आए ना समझ में? तो उस तरह से क्या होता है, अब देखो हमें यहाँ ग्रेविटी नहीं समझना है, फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही ना, हमें क्या देखना है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है। तो हमें पता चलता है कि हाँ ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कोर, मतलब कोर में क्या होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको इंटीरियर के बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पता चलता है। क्लियर हुआ इतना टॉपिक? फिर आगे अगर जैसे देखते हैं तो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। और ये ग्रेविटी जो है अलग अलग क्यों है, समझना, अर्थ की ग्रेविटी अलग अलग क्यों है। तो मैंने आपको बताया कि अर्थ की ग्रेविटी जैसे कोर से इंफ्लुएंस हो रही है, कोर के साथ साथ में क्या हो रहा है कि कोर में जो मटेरियल है वो मटेरियल मेंटल में नहीं है, ठीक है। अपर मेंटल में जो मटेरियल होगा वो लोअर मेंटल में नहीं होगा, लोअर कोर में जो होगा वो अपर कोर में नहीं होगा। जो मैटर है वो मैटर वेरी करता है। मतलब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। ये ग्रेविटेशनल वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, कोर पे डिपेंड करती है, कोर के साथ साथ मेंटल का जो मटेरियल है उस पे डिपेंड करती है। तो अब वो जो मटेरियल, वो जो मैटर है, जो मास है, वो क्या करता है, वो वेरी करता है। तो उस मास के वेरी करने से ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेरी कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी कर रही है, इससे हमें यह समझ में आया कि हाँ मटेरियल जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जो मास है, मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इज डिफरेंट, और वो मटेरियल डिफरेंट है तभी ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट हो रही है। या फिर इसको ऐसे समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है, इसका मतलब हम क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं कि अंदर मटेरियल भी डिफरेंट होगा। तो ये एक सोर्स हो गया ना इंटीरियर के बारे में, ठीक है। मतलब डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ये बताती है कि अंदर का मटेरियल भी डिफरेंट होगा, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं। और हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर डिफरेंस आ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। ग्रेविटी एनोमली क्या होता है, द ग्रेविटी एनोमलीज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और ये जो मास ऑफ मटेरियल है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का, जैसे मेंटल का देख लो और कोर का देख लो, उसके अंदर जो मेंटल और कोर में जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल का जो मास है वो वेरी करता है, एक जगह अलग है दूसरी जगह अलग है। इसी कारण से ग्रेविटी में डिफरेंसेस आ जाते हैं जगह पे, ठीक है। इक्वेटर पे डिफरेंस आएगा, पोल पे डिफरेंस आएगा, और साथ ही साथ में वो सेंटर से दूर और पास का भी एक फैक्टर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि अंदर जो मैटर है वो वेरी करता है। हमें अंदर के मैटर की जानकारी मिलती है, इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर हो गया? ग्रेविटी एनोमली क्या है कि ये जो कह सकते हैं डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं मास ऑफ मटेरियल में, और उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ग्रेविटी एनोमली होती है, ठीक है। चलो, तो एक जैसे मैंने आपको क्या बताया, दूसरे इनडायरेक्ट सोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है समझना, कि अर्थ जो है, तो अर्थ क्या है, अर्थ के अपने कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे मैग्नेट पे भी अगर आप देखते हो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस होते हैं अर्थ के इंटीरियर से। वही अर्थ का कोर जो है जैसे मेटेलिक है, तो उस तरह से क्या होता है, और अर्थ का कोर क्या है, घूम रहा है कंटिन्यूसली, और वही क्या कर रहा है, एक तरह से आप देखोगे अर्थ का कोर घूम रहा है तो वो ग्रेविटी को, वो मैग्नेटिक फील्ड्स को चालू रखे हुए हैं, ठीक है। तो उस सेंस में क्या होता है, द मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द crustal portion and thus provides information about the distribution of material in this part, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक सर्वेज होते हैं और पता लगता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से डेवलप होगी, जहाँ मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा। जहाँ कोर में अगर मान लो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल आयरन है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है। मैग्नेटिक सर्वेस से आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होगी जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस होता है, और उससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इंटीरियर में मटेरियल क्या है, ठीक है। जैसे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, ठीक, क्यों होती है, क्योंकि दिखती बात है कि पोल और कोर का डिस्टेंस जो रहता है वो कम रहता है, और पोल और कोर का डिस्टेंस जो है वो कम होने के साथ साथ में क्या होता है कि कोर का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर हो गया ये? तो ये इस तरह की कहानी है जो आपको बताती है कि हाँ ये जो फोर्सेस हैं ये सारे डायरेक्ट सोर्स नहीं जो आपको अर्थ के अंदर से निकल के आके बोल रहे हैं कि हम अर्थ का अंदर हम देख के आए ऐसा ऐसा इंटीरियर है, लेकिन ये आपको क्या करते हैं, ये आपको एक फर्स्ट हैंड आइडिया दे देते हैं कि हाँ अर्थ का इंटीरियर क्या है, इस तरह से होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेज है वो इस तरह से एक्ट कर रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल विच इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ? अब देखो, तो हमने दो फोर्सेस देख ली, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड्स। अगला क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, प्लस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हो गया, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है, सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कंटिन्यूस वेव्स जो है, सिस्मिक वेव्स जो है,
वो रिलीज होती है अर्थ के इंटीरियर से। अर्थ है, अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर से वेव्स रिलीज होती है, ठीक है। ये जो वेव्स रिलीज होती है, इन वेव्स को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। वेव्स क्यों रिलीज होती है सर? क्योंकि आप जैसे देखोगे ना तो अलग अलग स्टेट में है अर्थ का इंटीरियर जो है। तो जैसे मॉल्टन मैग्मा भी है, तो मॉल्टन मैग्मा जो है, तो मॉल्टन मैग्मा में क्या होता होगा, जैसे अब चाय उबलती है, चाय उबलती तो आप नहीं देखते हो कि हीट है अंदर, तो वो ऊपर आती है ऐसे बुलबुले और फिर वापस बैठ जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूसली क्या होता रहता है वहां पे, आप अगर जैसे देखोगे तो मूवमेंट होता रहता है मैग्मा का, ठीक है। अब मैग्मा का मूवमेंट होता रहता है तो उसके चलते कभी कभी क्या होता है, और जैसे आपको ये भी पता है छोटी क्लासेस में पढ़ के आओ कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स मूव करती है तो अगर वाइब्रेशन हो जाता है, ठीक। तो वो जो वाइब्रेशन, वो जो ट्रिमर्स निकल के आते हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं हम। वो सिस्मिक वेव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। कैसे? तो वही पूरा का पूरा आपको आगे आने वाले टॉपिक में जानने को मिलेगा अर्थक्वेक की मदद से, क्योंकि सिस्मिक वेव से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक को स्टडी किया गया, अर्थक्वेक को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। देखो आपको ऐसा लगा कि सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि आगे जो टॉपिक्स हैं आपके वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान रखो कि इनडायरेक्ट सोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी या फिर सिस्मिक वेव्स का है। और वो जो सिस्मिक वेव्स हैं वो किस तरह से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो पूरा पढ़ेंगे। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको सारी चीजें सिस्मिक वेव्स के बारे में ही बताऊंगा कि सिस्मिक वेव से आपको इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है, ठीक है। पी वेव्स, एस वेव्स, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, सारा सब कुछ पढ़ेंगे मजेदार तरीके से। क्लियर है? तो अर्थक्वेक की मदद से आप सारी चीजों को रेफरेंस में लेके सीखते जाओगे, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।